गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 6 करेंगे और मैं आपको आज कहावत के बारे में बताऊंगी। कहावत जैसे कि कहावत वाक्य को स्पष्टीकरण के रूप में लिया जाता है, जैसे कि हम बोलने की भाषा में प्रयोग करते हैं, उससे हमारी बोलने का जो लय होता है, भाषा होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है ना। तो कहावत प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में वो आकर उसका स्पष्टीकरण करते हैं। ओके, उसके स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में जानकारी नहीं रखता हो और दूसरी को दोष देता है, यदि कोई व्यक्ति अपने काम के बारे में जानकारी नहीं रखता हो और दूसरे को दोष देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है कि चले ना जाने आंगन टेढ़, अर्थात चलने का ढंग नहीं। और किसको वो टेढ़ा बोल रहा है? आंगन का टेढ़ा बोल रहा है। आंगन तो जैसा है वैसा है ही। तो जब कोई व्यक्ति काम से जी चुराता है या नहीं करना आता है, या कोई उल्टा पुल्टा करता है या नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहावत के अनुसार स्पष्टीकरण करते हैं कि चले न जाने आंगन टेढ़। ओके, अर्थात नाचना आता नहीं, इसीलिए आंगन को क्या बोलता है? टेढ़ा बोलता है। अगर आपको आता तो आप उसे दोष नहीं देते। ओके, बताकर वह नाचने से बचना चाहता है। माता पिता अपने कमाऊ बेटे के का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि दुधार गाय की लात भी भली। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ, दुधार गाय की लात भी भली। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, कहावत है आपके, नंबर निकालिए। 11 नंबर में स्वाध्याय में है, योग्यता का विस्तार में आपने पढ़ा है। गांधी जी और नेपोलियन के बारे में परिचय कीजिए। ओके, महापुरुषों के जीवन की घटनाओं का संकलन कीजिए। ये सब एक तरह से ऐसे है जैसे हम महापुरुष के बारे में कोई सा भी महापुरुष का नाम दे देते हैं, तो उसमें आपको ऐसे लिखना है। और नेपोलियन के बारे में लिख दिया, महात्मा गांधी जी के बारे में लिख दिया, दिवाली के बारे में लिख दिया, शेयर करें। तो आपके यहाँ इसमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इसमें कहावत दिया गया है। आप तो पहले यहाँ देख लीजिए कि ये चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखना है कि हिरन और कछुआ और कौवे की। ओके, तो इसको देख के आपको इसके बारे में कहानी लिखना है। नेक्स्ट है, आपको मैंने ये क्वेश्चन आंसर लिखा दिया है। अभी हम कहावत की तरफ ध्यान देंगे। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। चलिए हम कहावत लिखते हैं और आप भी ध्यान दीजिए और लिखिए। ओके, कहावत नंबर 1, आए। पहले कहावत का अर्थ आ जाएगा। अगर अर्थ लिखने के लिए है तो अर्थ लिखेंगे, है ना। फिर वाक्य अर्थ भी होता है और इसको वाक्य में भी प्रयोग करते हैं ना। अगर लिखा है कि निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखे, तो सिर्फ आपको कहावत ही लिखना है। जैसे कि मैं एज फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। ये क्या हुआ? अर्थ हुआ। अगर इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो उसका पूरा हम डिटेल लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ लिखिए। आए थे हरि भजन आए थे हरि भजन को ओटल लागे कपास। ओटल
होटल लगे कपास, लगे कपास। ओके, इसका अब हम अर्थ लिखेंगे। देखिए, अच्छा काम, अच्छा काम छोड़कर, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना, काम में लग जाना। लग जाना। ओके, अर्थात देखिए, तुम्हारे छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये अर्थ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये हमने अर्थ लिखा है, यहाँ 2 नंबर में लिखेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर कोतवाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात इसका अर्थ हुआ अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा, लिखिए, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। निर्दोष को धमकाना, है ना, धमकाना। एक तो तुम चोरी की, वाक्य में प्रयोग करेंगे कि एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। मतलब इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी। जैसे वाक्य में प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे इसको? एक तो तुमने चोरी की, यहाँ लिखिए, एक तो तुमने चोरी की, एक तो तुमने चोरी की और एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, मुझे ही डांट रहे हो। ओके, ये आपका कहावत है ना। तो कहावत आपको जानना बहुत जरूरी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, है ना। नहीं दिखे तो मैं बोल के आपको बता रही हूँ, मैं इसे इरेज करती हूँ। नेक्स्ट है आपका, देखिए ध्यान रखें,
3 नंबर में है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान मीन्स आपका प्रसिद्धि के रूप अनुरूप न होना। लिखिए ऊंची दुकान, फटाफट लिखेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान। फीका आपको नहीं समझ में आए यहाँ यूट्यूब में या ऐसे भी तो आप लिख लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर की बुक में है पेज नंबर 11 है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कहावत है चैप्टर 2 है पेज नंबर 11 एंड 12 में है ना, कहावत आपको मिलेगा। 11 एंड 12 नंबर पेज नंबर में से मैं लिखवा रही हूँ, आपको देख के लिख लेना है और इसको नोट में भी होमवर्क कर लेना है, लिखना भी है। ओके, लिखिए ऊंची दुकान फीका पकवान। फीका पकवान आपके टेक्स्ट बुक में है, आराम से मिल सकता है ना। अर्थ हुआ अर्थात प्रसिद्ध के अनुरूप न होना। प्रसिद्ध के अनुरूप न होना। प्रसिद्ध के अनुरूप, प्रसिद्ध के अनुरूप न होना। प्रसिद्ध के अनुरूप न होना है ना। इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे हम? हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला, है ना। इसका अर्थ ये होगा कि हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर, यहाँ वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं लिखिए वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे लिखेंगे हम? हमने तो तुम्हारी, हमने है ना, हमने तो तुम्हारी दुकान की आप अपने मन से भी वाक्य बना के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं हमने तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन जैसे दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था। सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। घटिया निकला। ओके, नेक्स्ट है अभी फोर नंबर। मैं वाक्य बोल दे रही हूँ, उसका अर्थ लिखा दे रही हूँ, है ना। चलिए
ऊपर से नीम चढ़ा। ओके, अब इसका अर्थ हम लिखेंगे, है ना। एक दोस्त के साथ दूसरा, देखिए, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। दोस्त भी लग जाना, है ना। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त लग जाना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? वह शराबी तो था, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। एक तो पहले से ही अवगुण दोष था उसके में, फिर ऊपर से वो दूसरा काम करने लगा। इसको हम कहावत को ऐसे बोलते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। चलिए, पाँच लिखेंगे। पांचवा नंबर में है आपका, एक सारी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। क्या है? एक, देखिए, एक सारी, है ना। एक सारी मछली सारे तालाब को एक सारी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ओके, इसका अर्थ है, अर्थ लिखेंगे, एक की बुराई है ना। एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। है ना। एक सारी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो इसका अर्थ हुआ, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। नेक्स्ट 5 नंबर के बाद लिखेंगे 6 में है, कंगाली में आटा गीला, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लिखिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ और कहाँ गंगू तेली, और कहाँ गंगू तेली। अर्थ लिखेंगे इसका, दो व्यक्ति, लिखे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों को की
स्थिति, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, में बहुत अंतर होना, बहुत अंतर होना। ओके, हो गया। चलिए 6 नंबर पे लिखाएंगे अभी आपको। 6 हो गया कंप्लीट। 7 नंबर में लिखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। क्या? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। 7, इसको वाक्य में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली को वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे? उस साधारण गायिका की तुलना, उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है। तो वहीं पर हम क्या कहाँ का उदाहरण देते हैं? कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ओके, नेक्स्ट आइए। कोयला को कोयले की दलाली कोयले की दलाली में हाथ काला, कोयले की दलाली में हाथ काला का अर्थ क्या हुआ? हाथ काला है ना, क्या अर्थ लिखेंगे? बूढ़े के साथ क्या है? बूढ़े के साथ रहने पर बुराई मिलती है। कोयले की दलाली में हाथ काला, तो इसका अर्थ हुआ बूढ़े के साथ रहने से बुराई मिलती है। देखिए, बुराई मिलती है ना, बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लिखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अर्थ लिखेंगे इसका, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति नष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि कंजूस व्यक्ति पैसे खर्च कर लेता है लेकिन, चलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसका अर्थ हुआ कंजूस व्यक्ति क्या करता है? कष्ट सहन कर लेता है, कष्ट सहन कर लेता है कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जो गरजते सो बरसते नहीं। 9 नंबर में
लीजिए, जो गरजते सो बरसते नहीं, जो गरजते सो बरसते नहीं, सो बरसते नहीं, जो गरजते सो बरसते नहीं। अर्थात इसका अर्थ हुआ जो डींग मारते हैं वे काम के नहीं करते। जो अर्थ हुआ इसका, जो डींग मारते हैं, देखिए, जो डींग मारते हैं है ना, मारते हैं वे काम नहीं करते, वे काम नहीं करते। ओके, अब लास्ट है एक और लिख लीजिए, नाम बड़े दर्शन छोटे। 10 लिखिए, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन और दर्शन छोटे, है ना, और दर्शन छोटे। आपको दिख रहा है, इसका अर्थ हुआ है ना, प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। प्रसिद्ध अधिक परंतु प्रसिद्ध अधिक, प्रसिद्ध अधिक प्रसिद्ध अधिक प्रसिद्ध अधिक किंतु, यानी कि किंतु तत्व कुछ भी नहीं, तत्व कुछ भी नहीं। ये आपका कहावत हो गया। ओके, इसका वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे, तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुनी है, सुन रखी है, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। फिर बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, अर्थात इसका हुआ बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता, है ना। सारे साल में तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सामने देख रहे हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। ओके, तो ये यही कहावत आपका खत्म होता है। ओके, हरिओम, थैंक यू।